आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5G नेटवर्क के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G क्या है, वाई वी नीड 5G, इसके प्रीवियस जनरेशन कौन कौन से हैं, इसे यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बैरियर्स क्या है, इसकी स्पीड कितनी है और ये इंडिया में कब तक आएगा। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो 5G नेटवर्क 5th जनरेशन का एक वायरलेस मोबाइल नेटवर्क है। इसके टेक्निकल व्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम अपनी लाइफ में IoTs पर डिपेंड हो रहे हैं, उसी तरह हमारी मॉडर्न सोसाइटी में डेटा और कनेक्टिविटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये 4G से 100 टाइम फास्टर होगा और इसका रिस्पॉन्सिव टाइम यानी कि लेटेंसी रेट 1 मिली सेकंड का होगा। यानी जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो जो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, और ये आपके सामने 1 मिली सेकंड में मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा। इसके फुल डिटेल्स में जाने से पहले स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स है। वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का ही यूज होता है, जिसे आपका मोबाइल इमिट करता है या फिर रिसीव करता है। चाहे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या फिर फोन कॉल कर रहे हो, ये सब इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही पॉसिबल है। इट्स ऑल अराउंड अस। कोई भी वायरलेस डिवाइस है, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, प्रिंटर, गेमिंग सिस्टम, डिजिटल कैमरा, ये सब स्पेक्ट्रम का ही यूज करते हैं। स्पेक्ट्रम समझने से पहले आपको एक और चीज के बारे में जानना पड़ेगा, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पैटर्न है। ये पैटर्न हाई और लो भी हो सकता है, अप और डाउन भी हो सकता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हाई और लो का पैटर्न है, ये 1 सेकंड में आगे बढ़ते हुए कितनी बार रिपीट होता है, उसे कहते हैं उस वेव की फ्रीक्वेंसी। अब जितनी भी वेव्स मैंने आपको बताई हैं, सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इन सभी फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करने के लिए और उनके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए स्पेक्ट्रम बना। इसमें सभी वेव्स को अलग अलग बैंड्स में बांट दिया गया, जिससे कि ये वेव्स आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। स्पेक्ट्रम के बिना वेव्स बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल के बिना रोड। जिससे होगा क्या, ये क्लैश भी करेंगे और इनका इंटरफेरेंस भी होगा। दोस्तों, इस वायरलेस नेटवर्क में 5 नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। ये ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी पावरफुल बना देगी और हमें फास्ट, अनइंटरप्टेड और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। 5G इंटरनेट में सबसे पहले आती है मिलीमीटर वेव्स, देन स्मॉल सेल, मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग और फुल डुप्लेक्स। बात करते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले मिलीमीटर वेव्स के बारे में। 3G और 4G टेक्नोलॉजी में हमारे स्मार्टफोन, गैजेट्स और होम अप्लायंसेस 6 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। सभी मोबाइल ऑपरेटर इसी फ्रीक्वेंसी पर ही डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती हैं, नेटवर्क ट्रैफिक भी बढ़ता है, वैसे ही हम स्लो स्पीड और ड्रॉप्ड कनेक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन 5G में इस स्पेक्ट्रम को और भी एक्सपेंड कर दिया गया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में शॉर्ट मिलीमीटर वेव्स ब्रॉडकास्ट होंगी 30 गीगाहर्ट्ज से अप टू 300 गीगाहर्ट्ज तक। इससे क्या होगा, हर एक कनेक्टेड डिवाइस को और भी ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी और इसके साथ ही फास्ट और अनइंटरप्टेड डेटा कनेक्शन भी मिलेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज भी है, मिलीमीटर वेव्स थ्रू दी वॉल और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। आजकल 3G और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टावर्स यूज किए जा रहे हैं, उनमें से जो वेव्स निकलती हैं उनकी रेंज 30 किलोमीटर तक होती है। लेकिन ये जो हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, ये ऑब्स्टिकल्स या सॉलिड वॉल आने पर आपका सिग्नल वीक भी हो सकता है या फिर ब्रेक भी हो सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए स्मॉल सेल नेटवर्क्स यानी मिनी बेस स्टेशन यूज होंगे। ये मिनी बेस स्टेशन हमें शॉर्ट डिस्टेंस पर डालने होंगे, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग और अनइंटरप्टेड नेटवर्क मिलेगा। इस लिस्ट में जो अगली टेक्नोलॉजी है वो है मैसिव माइमो। माइमो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आजकल जो 3G और 4G बेस स्टेशन हैं, उनमें 12 से 15 के करीब एंटीना के पोर्ट्स होते हैं जो सेल्यूलर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इन बेस स्टेशन में होता क्या है, जो सेल्यूलर ट्रैफिक जब पीक पर होता है, हमने कई बार देखा भी है, टावर के सामने खड़े होने पर भी, सिग्नल आने पर भी कॉल लगाते हैं, लगता नहीं है। कई बार फुल नेटवर्क आने पर भी इंटरनेट नहीं चलता है। ऐसा इसलिए है, वहाँ पे सेल्यूलर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यूजर्स इतने ज़्यादा है, बेस स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है। इसीलिए कई बार नेटवर्क फुल होने पर भी कॉल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मैसिव माइमो बेस स्टेशंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैसिव माइमो बेस स्टेशंस में हंड्रेड्स ऑफ एंटीना पोर्ट्स होंगे जो ह्यूज ट्रैफिक को इजीली कंट्रोल कर लेंगे। इस लिस्ट में अगली टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं बीम फॉर्मिंग। ये टेक्निक स्मार्ट एंटीनाज में यूज होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो बेस स्टेशन होगा वो डिवाइसेस पर फोकस करेगा, यानी जिधर ट्रैफिक होगा ये सिग्नल्स को उधर ही ब्रॉडकास्ट करेगा। इसके पीछे सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम काम करेगा, जो सिग्नल्स को
कंट्रोल करेगा, उन्हें डायरेक्शन देगा और उन्हें उधर ही ब्रॉडकास्ट करेगा जिधर डिवाइसेस होंगी और यूजर्स होंगे। इससे नेटवर्क की कवरेज भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसका एक फायदा ये भी होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स की इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिशनल बेस स्टेशन में होता क्या है, वो सिग्नल्स को सभी डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे नेटवर्क की कवरेज भी कम होती है, सिग्नल भी इंटरफेयर करते हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। इस लिस्ट में अगली टेक्नोलॉजी है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स यानी सेम फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करना। आसान भाषा में कहें तो एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन चलाने जैसा है। पहले क्या होता था, या तो टाइम डिविजनल डुप्लेक्स होता था या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती थी। उसमें होता क्या था, डेटा ट्रांसमिट में थोड़ा डिले भी हो जाता था, कवरेज भी कम हो जाती है, जिसके कारण सिग्नल्स भी ब्रेक होने लगते हैं। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, इसमें एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया गया है जो ट्रांसीवर को कंट्रोल करेगा और इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स को रूट करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा स्पीड का। एक ही टाइम पर डेटा ट्रांसमिट और रिसीव हो सकेगा। उससे क्या होगा, डेटा सेंड और रिसीव करने में टाइम भी कम लगेगा क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है और नॉन स्टॉप वेव्स ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। उसी पर ही डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही है। जितने स्टॉपेज कम होंगे उतनी जल्दी ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। बात करें अगर इसके जनरेशन के बारे में, तो फर्स्ट जनरेशन या फिर कह सकते हैं 1G था जो वायरलेस मोबाइल नेटवर्क का, वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1979 में जापान में। उसके बाद ये 1980 में यूएस में लॉन्च हुआ। इंडिया में ये जुलाई 1995 में आया था। ये एक एनालॉग रेडियो सिस्टम था, जिसका मतलब था ये सिर्फ वॉइस कॉल को ही सपोर्ट करता था। टेक्स्ट मैसेज की सर्विस ये नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता था। इसकी कवरेज तो अच्छी थी, लेकिन सिग्नल स्ट्रेंथ और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये रिलायबल नहीं था। इनक्रिप्शन जैसा इसमें कुछ भी नहीं था और कुछ ही टूल्स यूज करके आप इसे हैक भी कर सकते थे, किसी की कॉल्स को सुन भी सकते थे और रिकॉर्ड भी कर सकते थे। हालांकि 1G इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये 12 साल तक रहा और फिर 1991 में आया 2G। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि डिजिटल सिग्नल्स पर ये काम करता था। सिक्योरिटी पर इसमें बहुत काम किया गया था और साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया। 2G नेटवर्क के यूज से आप SMS तो सेंड कर ही सकते थे, इसके साथ ही MMS भी सेंड कर सकते थे। हालांकि इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम था और इसीलिए लोग इसे बहुत कम यूज करते थे। 2G लॉन्च के 6 साल बाद यानी 1997 में मोबाइल इंटरनेट यानी GPRS इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 56 kbps से 114 kbps तक प्रोवाइड करता था और इसके यूज से हम ईमेल भी सेंड कर सकते थे। इसके बाद 2001 में वायरलेस मोबाइल नेटवर्क का थर्ड जनरेशन लॉन्च हुआ यानी 3G नेटवर्क। आजकल हम सभी 4G यूज करते हैं, लेकिन आज भी हमारे सेल फोन्स में जब 4G सिग्नल्स फेल हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 3G पर स्विच कर जाता है। बात करें अगर इसकी स्पीड के बारे में, तो ये 7.2 Mbps से 42 Mbps तक स्पीड प्रोवाइड करता था। 3G लॉन्च के बाद वीडियो कॉल भी इंट्रोड्यूस हुआ। आप ऑनलाइन फाइल्स शेयर भी कर सकते थे, ऑनलाइन टीवी देख सकते थे और पहली बार ऑनलाइन मोबाइल गेम्स भी ट्रेंड में अब आ चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क के इस जनरेशन में सेल फोन सब कॉलिंग और मैसेजेस के लिए नहीं रह गए थे, ये अब सोशल कनेक्टिविटी का हब बन चुका था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायरलेस मोबाइल नेटवर्क के फोर्थ जनरेशन के बारे में। 4G को लॉन्च हुए 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और ये मोबाइल वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया है। लेटेंसी रेट भी बहुत कम हो गया है, HD वॉइस क्वालिटी भी मिलने लगी है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, क्वालिटी स्ट्रीमिंग भी पॉसिबल हो गई है और ये 3G से 5 टाइम फास्टर है और अप टू 300 Mbps की स्पीड भी देता है। दोस्तों अब बात आती है व्हाई वी नीड 5G। क्या हमें वाकई में 5G की जरूरत है? अगर हम अपने डेली रूटीन में अपनी मोबाइल पर एक्टिविटी देखें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, PUBG और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत ब्राउजिंग, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए 4G की स्पीड ही काफ़ी है। इसके साथ ही आप 4G से वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग और मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब बेनिफिट्स के बाद भी 5G की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों 5G को बनाया गया है ऑटोमेशन के लिए, जैसे कि ऑटोमेशन डिवाइसेस, मशीन्स, कार्स, रोबोट्स, सेंसर्स, ड्रोन्स। दोस्तों हमने देखा है 4G तो अभी तक बस मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, लेकिन 5G जो होगा मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एंड मशीन्स को कनेक्ट करेगा। ये ऐसी डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा जिसमें लेटेंसी रेट बहुत ही क्रूशियल होता है। जैसे ऑटोनमस या स्मार्ट कार्स जो होती हैं वो क्लाउड के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अगर उसमें 1 सेकंड का भी डिले हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। रोबोटिक सर्जरी या फिर रिमोट सर्जरी, जिसमें डॉक्टर रिमोटली पेशेंट को डायग्नाइज करेगा,
उसमें जो कनेक्शन क्रिएट होगा वो 5G करेगा। वर्चुअल रियलिटी में जैसे कि VR हेडसेट, HD वीडियो गेम्स, आप लाइव टीवी देख सकते हो। अभी तक तो हम HD क्वालिटी की मूवीज ही देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन 5G में हम अल्ट्रा HD और 4K रेजोल्यूशन स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में। दोस्तों 5G इंटरनेट आपके मोबाइल को स्पीड ही नहीं देगा, ये कम्प्लीटली आपकी दुनिया, आपका लाइफस्टाइल और आपकी सोच को बदलने वाला है। ये ऐसा दौर होगा जिसमें मशीन्स एक दूसरे से बात करेंगी, आपसे बातें करेंगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी जिसे 5G नेटवर्क 200 माइल्स पर आवर की स्पीड पर भी कंट्रोल कर लेगा। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। ट्रैफिक लाइट्स, रोड सेंसर, कनेक्टेड हाईवे जो आपके साथ रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंटेलिजेंट राउटिंग ट्रैफिक, जिससे रोड एक्सीडेंट 95% तक कम हो जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग लॉट्स होंगे जिसमें आप पहले से ही अपना पार्किंग एरिया रिजर्व कर सकते हैं। स्मार्ट हाउस में स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट लॉक, CCTV आपकी लाइफ को सिक्योर बना देंगे। स्मार्ट होम अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव आपकी लाइफ को और भी सिंपल बना देंगे। स्मार्ट LED लाइट्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को और भी कम कर देंगी। TV off, lights off. TV off, lights off. इसके बिगेस्ट ब्रेक थ्रू की बात की जाए तो लेटेंसी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑटोमेशन के लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर है। लेटेंसी रेट की बात करें अगर 4G का, तो उसका लेटेंसी रेट है 100 से 200 मिली सेकेंड्स। ह्यूमन रिएक्शन का लेटेंसी रेट 200 से 300 मिली सेकेंड्स का होता है। उसके बाद भी देखा जाए तो रोज हजारों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन 5G में लेटेंसी रेट होगा ओनली 1 मिली सेकेंड। सोचिए ये कितना फास्ट और सिक्योर होगा। और रोड पर हजारों सेल्फ ड्राइविंग कार्स 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रही हैं, एक दूसरे के साथ ट्रैफिक लाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। उन सबको एक दूसरे की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता है। और इन सब का फायदा क्या होगा? एक्सीडेंट का रिस्क फैक्टर ना के बराबर। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन यूनिट में मैन पावर को रोबोटिक पावर रिप्लेस कर लेगी। सोचिए आने वाले टाइम में एक मोबाइल नेटवर्क आपकी दुनिया को बदलने वाला है। अगर इसके नेगेटिव्स की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मिलीमीटर वेव्स। अगर इसका कंपैरिजन 4G वेव्स के साथ किया जाए तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग रेट बहुत कम है। जहां 4G एंटीना वेव्स को 30 किलोमीटर तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वहीं ये 5G एंटीना की हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स 300 मीटर्स तक ही वेव्स को ब्रॉडकास्ट कर सकती हैं। और ये थ्रू दी वॉल भी ये काम नहीं करेंगी। खराब मौसम में और बारिश में भी नेटवर्क इशू हो सकता है। दोस्तों अगर इसके शॉर्ट रेंज के ड्रॉबैक को देखा जाए तो उसके लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ बूस्टर या फिर टावर्स लगाने होंगे, क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलीमीटर वेव्स हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। जिसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे उससे डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड तो बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का नुकसान यही होगा कि आपकी कनेक्शन की रेंज कम हो जाएगी और हमें हर एक डायरेक्शन में बूस्टर्स और टावर्स लगाने होंगे। इसका अपग्रेड और डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी काफ़ी हाई है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। इसके साथ जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं वो तो वैसे भी 5G कंपैटिबल तो है नहीं। शायद 1 या 2% लोग ही होंगे जो 5G फ़ोन का यूज़ करते होंगे। दोस्तों हम सबको पता है कि सेल फोन टावर्स में माइक्रोवेव रेडिएशन होता है। हालांकि होता तो ये लो लेवल का है, लेकिन सेल टावर आपके जितना पास होगा ये उतना ही डेंजरस होगा आपके लिए। 5G में तो वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग रेंज काफ़ी कम है और जब ये बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज़ में, वर्क प्लेस और स्कूल्स में मल्टीपल टावर्स डिप्लॉय होंगे तो ये रेडिएशन और भी बढ़ता जाएगा और ये हमारे प्लेनेट को एक माइक्रोवेव ओवन की तरह बना देगा। ये बिल्कुल हमारे सर को माइक्रोवेव ओवन में रखने जैसा ही होगा। अब बात करते हैं इसके सेटअप और डिप्लॉयमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में जो सबसे पहला बैरियर है वो है इन्वेस्टमेंट का। इंडिया में से डिप्लॉय करने के लिए गवर्नमेंट को 5 लाख करोड़ यानी कि $70 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ह्यूज इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम। COAI की माने तो इंडियन स्पेक्ट्रम प्राइसेस आर सम ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और ये प्राइसेस ग्लोबल मार्केट से 5 to 6 टाइम्स हायर है। और एलोकेटेड क्वांटिटी इज वेल बिलो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। 40% स्पेक्ट्रम तो वैसे भी हमेशा ही अनसोल्ड रहता है और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडिया में 762 मिलियन एक्टिव मोबाइल यूजर्स हैं। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये अनसोल्ड स्पेक्ट्रम 278 मिलियन एक्स्ट्रा यूजर्स को सर्विस दे सकता है, यानी कि 21% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन। अगर इस आइडल स्पेक्ट्रम की कॉस्ट कैलकुलेट की जाए तो ये 5,40,000 करोड़ बनती है। मान लीजिए 5G को लेकर इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर भी देती है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होने में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्लॉयमेंट में हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कितना टाइम लगने वाला है। गवर्नमेंट को इसे अक्रॉस द कंट्री लॉन्च करना है, जिसमें हमारे 28 स्टेट्स और 9 यूटीज हैं और हर एक स्टेट में इसके टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फाइबर केबल्स बिछाने पड़ेंगे और टावर्स लगाने पड़ेंगे। इन सब के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स चाहिए, NOCs चाहिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। अब इन सब के अगेंस्ट जाकर जो सेटअप हो नहीं सकता, इसे सेटअप करने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। 5G नेटवर्क जो होगा वो कम्प्लीटली फाइबर बेस्ड होगा, यानी जितने भी सेल टावर्स होंगे वो सभी एक दूसरे के साथ फाइबर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे।
इंडिया में 80% जो सेल टावर्स जो है वो माइक्रोवेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और सिर्फ 20% टावर्स ही हैं जो फाइबर ऑप्टिक का यूज करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। इंडिया टेलीकॉम सेक्टर में 90% इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है, जिसके लिए हमें इक्विपमेंट्स पर हायर ड्यूटीज, टैक्सेस और हायर प्राइसेस पर परचेज करने पड़ते हैं। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं इसके मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर यानी कि स्पीड की। ये कितना फास्ट होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये सब डिपेंड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कितने यूजर्स इसको यूज करने वाले हैं। कहते हैं 4G से ये 100 टाइम्स फास्टर होगा, लेकिन रियल लाइफ में इसकी स्पीड कितनी होगी ये इसे यूज करने के बाद ही पता चलेगा। कुछ कंट्रीज में जहां 5G को कुछ हिस्सों में लॉन्च कर दिया गया है, जैसे कि यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जर्मनी। और अगर बात करें इन कंट्रीज में इसकी स्पीड की, तो यूएस में 5G की मैक्सिमम स्पीड 1.8 GB रिकॉर्ड की गई है। यह 5G के नेटवर्क में मिलीमीटर वेव्स का यूज हो रहा है, जिसकी रेंज तो लिमिटेड होती है लेकिन डेटा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और 4G की मैक्स स्पीड की बात करें तो वहां पे ये 678 Mbps रिकॉर्ड की गई है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पे 4G की मैक्स स्पीड 100 Mbps तक जाती है, वो भी हाई एंड मोबाइल्स पर। कुछ यूजर्स को तो 1 Mbps भी नहीं मिल पाती। बाकी कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया में देखा जाए तो इसकी स्पीड 1.14 GB से 1.7 GB तक रिकॉर्ड की गई है। इन कंट्रीज में 5G 4G से 2.6 टाइम्स फास्टर है। अगर हम अपने देश की बात करें तो यूएस, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया की तरह यहाँ इसकी मैक्स स्पीड 250 से 300 Mbps तक हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये इंडिया में कब आएगा। इसके यूजेस, बेनिफिट, प्रोसीजर्स और चैलेंजेस के बारे में सब बता ही दिया है, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। बात की जाए दूसरी कंट्रीज की तो अभी ऐसी कोई भी कंट्री है ही नहीं जिसमें इसे पूरी तरह से लॉन्च किया हो। वैसे अक्रॉस दी वर्ल्ड 34 कंट्रीज हैं जहां 378 सिटीज में इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर टॉप 10 की बात की जाए तो चाइना, साउथ कोरिया और यूएस टॉप 3 में है। वहीं अगर दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया, स्पेन, रोमानिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है जहां 5G को लॉन्च कर दिया गया है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कुछ रिसोर्स से पता लगा है 5G इंडिया में 2022 तक कुछ हिस्सों में अवेलेबल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।